हेलो पीपल, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म वी ज्ञान दी डाइवर्सिफाइड नॉलेज पर। हम लोगों ने एक नए चैप्टर की शुरुआत करी थी जिसका नाम था COORDINATE GEOMETRY। हम लोगों ने जिस चैप्टर की शुरुआत करी थी उसका नाम था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले थे? इसमें हम लोगों ने बेसिक बेसिक बातें, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने कुछ बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा था। हमने बस कुछ बेसिक बेसिक सी बातें सीखी थी। बेसिक बेसिक सी बातें ये सीखी थी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता क्या है। तो कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेट का मतलब है कोई पॉइंट। कोऑर्डिनेट का मतलब है कोई पॉइंट, हमें जिसकी लोकेशन पता करनी हो तो उसे हम मोर और लेस कोऑर्डिनेट कहते हैं। ज्योमेट्री, उसको हम लोग क्या करते हैं, लोकेट करने की कोशिश करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, कुछ पॉइंट्स होते हैं उनको हम लोकेट करने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था कुछ कुछ एग्जांपल्स। किस तरह से अगर आप किसी चौराहे पे खड़े हैं, कुछ गलियां हैं और उन गलियों में दुकानें हैं, तो किस तरह से कौन सी दुकानें को लोकेट किया जाए। और उसको लोकेट करते करते हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे थे। हम लोग कंक्लूजन नहीं, एक ऑब्जर्वेशन पे पहुंचे थे कि इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं चीज़ों को, या फिर कह सकते हैं कि एक तरह इस तरह का बना सकते हैं कुछ प्लेन टाइप का, जिसमें 2 लाइन्स हों। ये एक चौराहा टाइप का जो हमने देखा था, और इसमें क्या कहा था? इसको हमने बोला था इसको हमने बोला था एक्स एक्सिस, इसको बोला था वाई एक्सिस। इस डायरेक्शन में प्लस होता था एक्स एक्सिस, इस डायरेक्शन में वाई एक्सिस पे प्लस साइन होता था। इसको भी ये वाई एक्सिस है पूरी, तो ये वाई डैश जनरली बोल देते हैं, लेकिन वाई बोल देंगे तो चल जाएगा काम। इधर साइड में ये नेगेटिव होता था और इधर साइड में एक्स डैश रहता था, ये नेगेटिव रहता था। अगर मेरा कोई भी पॉइंट लाई करता पाया जाता है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कुल मिलाकर के कोई भी पॉइंट इस रीजन में लाई करता है अगर, तो उसमें हमारा एक्स वाली जो पॉइंट होगा, अगर मान लीजिए इस पॉइंट पे हमको जाना है, तो क्या करना पड़ेगा? इस पॉइंट पे जाने के लिए पहले हम यहाँ से चलते हुए जाएंगे यहाँ तक, उसके बाद यहाँ से चलते हुए जाएंगे यहाँ तक। मतलब हम एक्स पे भी पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, वाई ऊपर की तरफ पॉसिबल होता है तो वाई में भी हम, सॉरी पॉजिटिव होता है, वाई में भी पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अगर इस सेक्शन में मुझे कहीं पर भी जाना है, एक मिनट इसको सिलेक्ट करते हैं ये वाले टूल से। कुल मिलाकर के बात ये है दोस्तों कि अगर हमें इस वाले सेक्शन में कोई भी पॉइंट रिप्रेजेंट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे पास एक्स और वाई के होने चाहिए, और एक्स और वाई की जो वैल्यूज होंगी, एक्स भी पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा। पर ये क्या मतलब हुआ, दोनों को पॉजिटिव ऐसे कैसे लिखा है? दोस्तों, जो लिखने का हमारा जनरल तरीका होता है, उसमें हम लोग पहले लिखते हैं ये वाली डिस्टेंस, ये जो एक्स एक्सिस पे जितनी डिस्टेंस है वो लिखते हैं। उसके बाद ये वाई एक्सिस की तरफ ये कितनी डिस्टेंस है वो लिखते हैं। तो इस तरह से लिखने का तरीका होता है। और क्योंकि यहाँ पर x भी पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे y भी पॉजिटिव है, इसलिए प्लस प्लस होगा। समझ में आई बात? यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर अगर मान लीजिए ये पॉइंट लोकेट करना है, तो हम कहेंगे सर x में तो आपको चलना पड़ेगा नेगेटिव डायरेक्शन में किसी वैल्यू तक, और y में आप पॉजिटिव ही चलेंगे। तो x हमारा नेगेटिव रहेगा, y रहेगा पॉजिटिव, तो इसको कहेंगे माइनस प्लस क्वाड्रेंट। इसी तरह से अगर कोई पॉइंट यहाँ पर है, तो अगेन x में आप नेगेटिव चलेंगे और y में भी नेगेटिव चलना पड़ेगा, क्योंकि नीचे y नेगेटिव होता है। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस क्वाड्रेंट। और इसी तरह से अगर कोई यहाँ पे पॉइंट है, तो आप इस तरह से चलते जाएंगे, x में पॉजिटिव डायरेक्शन में चले, y में आप नीचे गए नेगेटिव डायरेक्शन में चले, माइनस प्लस, सॉरी प्लस माइनस क्वाड्रेंट। समझ में आई बात? तो ये जो पहला वाला क्वाड्रेंट था, इसको क्या कहते हैं? इसको बोल देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये जहां से कहानी की शुरुआत करी, इसको बोल देते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको बोल देते हैं हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट। सारी चीजें आप लोग नाइन्थ में भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं एकदम बेस से लेकर के चलता हूँ। इसको बोल देते हैं हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोल देते हैं हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट। काम आती है क्या सर किसी? अरे दोस्तों, बहुत काम आती है, थोड़ा काम नहीं आती है। ये आपको, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, बहुत काम आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बस इतनी नहीं है, ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक तरीका है। कौन सा तरीका है? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पेपर के प्लेन पे कहानी बन रही है। मैं बाकी चीजें जरा रफ कर देता हूँ, जिससे कि थोड़ा ठीक ठाक दिखे नोट्स अपने। या चलिए लिखा रहने देते हैं, इस एक्स वाई को हटा देते हैं। ये हमारा लिखने का तरीका होता है, ठीक है। तो आई होप ये बातें समझ में आई। अब इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है? इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है? मैंने बताया था कि अलग अलग पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए। तो सर खाली यही होता है क्या? नहीं, यही नहीं होता है। हो तो ये भी सकता है कि आप ये सर्किल ले लें
और इस सर्किल के हिसाब से आपसे कहा जाए, इस सर्किल के रेफरेंस में आपसे कहा जाए कि इस पॉइंट को लोकेट करो। इस सर्किल की एक बेस लाइन ये होगी। अगर आपको इस पॉइंट को लोकेट करना है, तो पहले तो आपको इस बेस लाइन से चलना पड़ेगा किसी एक एंगल तक। उस एंगल पर आप चल करके गए, उसके बाद आपको इस डायरेक्शन में कुछ चलना पड़ेगा। तब जाकर के आप इस पॉइंट पर पहुंच पाएंगे। तो इस डायरेक्शन में आप लेंथ कवर कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में आप एंगल कवर कर रहे हैं। तो थीटा और एल, एंगल और लेंथ, इस फॉर्म में आप एक किसी भी चीज को अगर सर्कुलर कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो ये कौन से हैं? ये सर्कुलर कोऑर्डिनेट्स हैं। इसी तरह से दोस्तों ये जो पहले वाला था, इसमें आप दोनों ही लेंथ ले रहे थे। ये लेंथ है, ये भी लेंथ है। तो ये है हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। लेकिन इसको एक और नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? इसको हम लोग बोल देते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। अब सर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि आप इस पूरे को ना एक रेक्टेंगल जैसा इमेजिन कर सकते हैं कि ये रेक्टेंगल था, सारी लाइन परपेंडिकुलर थी, इस परपेंडिकुलर के पैरेलल यहाँ पे एक लाइन बनाई, इन लाइंस के पैरेलल में एक लाइन यहाँ बनाई, ऐसा हो गया। अब क्या कर रहे हैं? जैसे सर्किल में, सर्किल के हिसाब से हमने बताया था, हमको ये वाले पॉइंट पे जाना है, तो इस लाइन पे हम थोड़ा सा चले, इस लाइन पे थोड़ा सा चले, दोनों लाइन क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो एक्स और वाई पे जब ट्रेवल करेंगे तो लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर ही बनाएंगे, इसीलिए हम इसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट भी कह देते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक तरीका है ये कार्टेशियन या फिर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? ये आपका सर्कुलर कोऑर्डिनेट। और भी तरीके हैं क्या? ये तो दोस्तों 2D वाली चीजें हैं। अगर आपका पेपर का प्लेन है, इस पे आपको प्लॉट करना है, तो 2D वाली चीजें हैं, तो उसके लिए काम आता है सर्कुलर या फिर रेक्टेंगुलर। आपके पास पता है 3D चीजें भी हो सकती हैं, तो उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए दोस्तों जैसे आपका सर्कुलर कोऑर्डिनेट था, वैसे ही आपका आ जाता है, उसको भी हम, सॉरी, जैसे आपका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट था वैसे ही एक और कोऑर्डिनेट आता है, इसको भी हम जनरली रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट ही कहते हैं। ये उल्टा बन गया क्या? यस, उल्टा बन गया थोड़ा सा, मुझे ऐसा बनाना था ये। क्या शेप बड़ा हो पाएगा अभी? नहीं, एक बार छूट गया तो बड़ा नहीं होता है। ओके, ये अगर मेरे पास कुछ ऐसा सिस्टम है और मुझे क्या करना है, मान लीजिए कोई एक पॉइंट यहाँ पर है, उसे प्लॉट करना है। इस वाले पॉइंट को ही मान लेते हैं प्लॉट करना है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं, देखिए ये सारी चीजें मुझे मालूम है आपके सिलेबस की नहीं है। मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब बता रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आपका कोर्स क्या है, मैं आपको मतलब बता रहा हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब खाली एक्स और वाई एक्सिस नहीं होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपकी ऊपर वाली वाई एक्सिस मानते हैं आप जनरली, नीचे भी जाएगी ऐसे ही। इस वाले को आप जनरली एक्स एक्सिस मानते हैं। एक मिनट, इस वाले को आप जनरली एक्स एक्सिस मानते हैं। और ये एक तीसरी एक्सिस आ जाती है जिसको आप जेड मान सकते हैं। या फिर क्या करा जाए, हमने मान लिया कि ये हमारी एक्स एक्सिस है, इसको हमने मान लिया एक्स एक्सिस, इसको मान लिया वाई एक्सिस, इसको मान लिया जेड, जो बाहर आ रही है पेपर के उसको जेड मान लिया, ठीक है? अब दोस्तों अगर इस पॉइंट पे पहुंचना है तो पहले तो हमको एक्स एक्सिस पे कुछ चलना पड़ेगा कुछ डिस्टेंस तक, उसके बाद हमें वाई एक्सिस तक कुछ डिस्टेंस तक चलना पड़ेगा, उसके बाद हमें जेड एक्सिस तक चलना पड़ेगा, बाहर की तरफ आना पड़ेगा, तब आप इस पॉइंट पे पहुंच पाएंगे। इसे भी हम जनरली रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट ही कह देते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का पार्ट है। ये 3D के लिए काम आता है। अगर किसी को 3D में लोकेट करना है तो आप बार बार ये थोड़ी ना बनाएंगे। आपने एक ऐसा बना लिया सिस्टम, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया। ये मालूम है मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? ये बताने का मेन रीजन है कि नेक्स्ट ईयर आप ये चीजें बहुत पढ़ेंगे, 3D में ही पढ़ेंगे, वेक्टर्स वगैरह आएगा, फिजिक्स में होगा, मैथमेटिक्स में होगा, बहुत जगह काम आता है। अगर अभी से कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको बहुत फायदा मिलेगा आगे जाकर के। मान लीजिए आपको कोई पॉइंट यहाँ पर था, ये प्लॉट करना था, और ये एक्स जेड प्लेन में नहीं है, ठीक है? क्या हो रहा है, पहले आप क्या करेंगे, ऐसे जेड, पहले आपको एक्स में जाना, ऐसे जेड में आना पड़ेगा कुछ, उसके बाद आपको किसी एक्स तक जाना पड़ेगा, फिर आपको वाई, तो यहाँ पर कहीं लाई कर रहा है। तो मालूम है कैसा पॉइंट है ये पॉइंट कुछ ऐसा डिब्बा रखा हुआ है यहाँ पे, और इस डिब्बे का ये वाला पॉइंट है 3D टाइप वाला। तो 3D को मेजर करने के लिए ये होता है। सर जैसे हमने देखा था सर्कुलर होता है, वैसा भी 3D के लिए कुछ होता है क्या? बिल्कुल होता है। आप एक सिलेंडर इमेजिन कर लीजिए, आप एक मिनट दूसरी स्लाइड ले लेते हैं। आप लोग एक सिलेंडर, देखिए ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ, अगेन मैं कह रहा हूँ परेशान नहीं होना है कि सर ये सब तो कहीं हमने किताबों में देखा ही नहीं, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है ये। मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ जिससे कि आपको बेसिक आइडिया लग जाए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। जितना आप पढ़ते हैं सिर्फ वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं है, उससे आगे की काफी बड़ी कहानी है और बहुत जगह यूज भी होती है।
अगले साल से आपको दिक्कतें ना हो, एक बैकग्राउंड बना रहे, इस हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो प्लीज परेशान नहीं होना है किसी को कि सर जी पता नहीं क्या पढ़ाई दे रहे हैं। चलिए, तो एक तो आपका ये हो जाएगी एक्स एक्सिस, इसको आप बोल देंगे। ये हो जाएगी आपकी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस हो जाएगी ये, और ये हो जाएगी आपकी बेस लाइन। ठीक है, मान लीजिए ये बेस लाइन मान ली। आपको क्या करना है, आपको रिप्रेजेंट करना है मान लीजिए ये वाला पॉइंट। तो इस पॉइंट पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आपको पहले तो देखना पड़ेगा कि इस पॉइंट पे जाना है ना आपको। तो पहले तो आपका ये फिक्स है कि आपको इस बेस लाइन के हिसाब से शुरू करना पड़ेगा। इस बेस लाइन से आपको कितने डिग्री इधर जाना पड़ेगा, आपको लगभग लगभग इतने डिग्री इस तरफ जाना पड़ेगा। तो ये हो गया थीटा। उसके बाद आपको ये थीटा डिग्री गए आप, उसके बाद ये लेंथ कवर करनी पड़ेगी, ये हो जाएगी जैसे सर्कुलर कोऑर्डिनेट में होता था। उसके बाद आपको ये वाली लेंथ कवर करनी पड़ेगी। तो आपको दो लेंथ, एक तो थीटा चाहिए, फिर L1 चाहिए, फिर L2 चाहिए। ये आपकी L1 है, ये L2 है। अगर मान लीजिए यही पॉइंट आपका कहीं यहाँ पे होता, मान लीजिए कुछ ऐसा था ये, और आपका पॉइंट होता कहीं यहाँ अंदर, तो कैसे करते हैं इसको। मान लीजिए पॉइंट आपका कहीं यहाँ होता, तो आप पहले तो इस पॉइंट पे देखिए यहाँ पर आ रहा है ना ये, तो आपको पहले यहाँ से जो है ये थीटा एंगल तक जाना पड़ेगा, फिर एक किसी स्पेसिफिक लेंथ तक जाना पड़ेगा, मान लीजिए यहाँ तक गई। उसके बाद इस लेंथ पर से आपको ऊपर जाना पड़ेगा। यस और नो। तो ये थीटा जो एंगल गया ये थीटा हो गया, ये हो गई आपकी L1, ये हो गई आपकी L2। मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पर है, कैसे जाएंगे, या यहाँ पर है, कैसे जाएंगे। तो इस थीटा पर से चलना शुरू करेंगे हम लोग, इस थीटा पर से चलना शुरू करेंगे, पहले तो यहाँ तक जाएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कहाँ पर आ रहा है। अगर परपेंडिकुलर इसका नीचे ड्रॉप करें तो लगभग यहाँ है कहीं, तो पहले यहाँ तक गए। उसके बाद हम यहाँ पर से यहाँ जाएंगे, तो पहले हम ये थीटा कवर किया, यहाँ पर हमारी बेस लाइन थी ना, यहाँ से घूम करके पहले यहाँ तक गए, फिर यहाँ पर से इस डायरेक्शन में गए, लेंथ है ये, फिर इस डायरेक्शन में गए। तो क्या हो रहा है, एक थीटा हो रहा है, एक ये लेंथ हो रही है, और एक ये लेंथ हो रही है। तो ये हो जाता है आपका 3D का। तो इस तरह के बहुत सारे सिस्टम है, ऐसा नहीं कि बस यही सिस्टम है, और भी बहुत सारे सिस्टम होते हैं जो कि अगर आपने मैकेनिक्स, खैर बाहर की बात है, फिजिक्स में आप लोग मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो उसमें ये चीजें देखने को मिलती हैं आपको। खैर पढ़ते हैं आगे, मैकेनिक्स अभी नहीं, आप 11th-12th वाली फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम्स आपको क्लियर है तो आपको कहाँ कहाँ फायदा मिलता है मैं बता देता हूँ, फिर आगे की पढ़ाई करी जाए। 10th में तो आपको फायदा मिलेगा ही। उसके बाद 11th क्लास की जो आप फिजिक्स पढ़ेंगे, 12th क्लास की जो आप, 9th लिख दिया मैंने, सॉरी, 9th और 10th में तो आपको फायदा मिल ही रहा है। 11th और 12th क्लास की जो फिजिक्स होगी उसमें फायदा मिलेगा, मैथमेटिक्स में फायदा मिलेगा, 3D स्ट्रक्चर्स, 3D शेप्स को स्टडी करने में पूरा फायदा मिलेगा, किसी भी चीज को, किसी भी इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करके विजुअलाइज करना है उसमें फायदा मिलेगा। लगभग हर जगह इस चीज की जरूरत है, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, ध्यान, इसीलिए मैं पूरी डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ। क्लासेस ज्यादा लगती हैं मुझे पढ़ाने में, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि कॉन्सेप्ट्स एकदम डेप्थ में पढ़ाए जाए। बढ़ते हैं आगे। तो आज हम क्या करेंगे, अपना जो सिलेबस का मेन पार्ट है उस पर फोकस करना शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत हो गई है, हमको पता चल गया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। तो अब क्या हो रहा है, हमारे पास क्या था, एक मिनट बना लेते हैं पहले एक प्लेन। हमारे पास क्या था सर, एक ये लाइन है, और हमारे पास सर एक ये लाइन है, और ये एक प्लेन है। इस पे मैंने एक पॉइंट प्लॉट किया, ये वाला। ठीक है, ये वाला मैंने पॉइंट प्लॉट कर दिया। मैं जानना चाह रहा हूं कि ये जो पॉइंट है ये इस सेंटर से कितना दूर है। तो इस पॉइंट पे पहुंचने का एक जो मेन रास्ता हमने सीखा था, वो तो हमने यही सीखा था कि पहले एक्स पे जाना है, फिर हमें इधर से वाई एक्सिस पे जाना है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बन रहा है। तो इस तरह से हमको, क्योंकि हमको परपेंडिकुलर ही बनाना होता है इसमें, राइट। तो इस तरह से हम किसी भी पॉइंट को लोकेट करते हैं अपने कोऑर्डिनेट में। लेकिन हमसे कहा गया है शॉर्टेस्ट रास्ता क्या है। डिस्टेंस देखिए क्या होती है, किसी भी पॉइंट के, दो पॉइंट्स के बीच की अगर डिस्टेंस की बात करी जाती है तो जनरली हम लोग सबसे छोटी डिस्टेंस बताते हैं। तो अगर मैं पूछूं ये वाला पॉइंट सेंटर से कितना दूर है, तो आप ये नहीं बताएंगे पहले आप इस डायरेक्शन में इतना चलिए, फिर इस डायरेक्शन में इतना चलिए। आपको सीधे कौन सी डिस्टेंस बतानी होगी, आप लोगों को सीधे ये डिस्टेंस बतानी होगी। अब सर ये डिस्टेंस कहाँ से आएगी, तो पता नहीं है आपको। ये एक्स पता है, मान लीजिए 10 थी, मान लीजिए ये थी आपकी 8, मान लेते हैं कि ये 6 थी और ये 8 थी, मान लिया। मान लेते हैं ये, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा 6,8। ये लोकेट करना तो सबको आ रहा है ना। एक्स एक्सिस पे जितना चले, एक्स एक्सिस पर हम जितना चलेंगे, एक कॉल आ रहा है क्या मेरे पास,
एक्स एक्सिस पर हम जितना चलेंगे और हम वाई एक्सिस पे जितना चलेंगे, वही चीज़ यहाँ पर लिखी जाती है, वही उसका कोऑर्डिनेट होता है, ये आपको मालूम है अच्छे से, मैंने बताया ऑलरेडी। अभी क्या कह रहा है, 6 और 8 आ गया हमारे समझ में, ठीक है? हमको पता करनी है ओरिजिन से इसकी एग्ज़ैक्ट डिस्टेंस सबसे छोटी वाली क्या है? कैसे पता किया जाए सर? ये तो हमको गिवन नहीं है। क्या किया जाए? अगर आप लोग यहाँ नोटिस करें मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्या आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं? क्या आप लोग यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल देख पा रहे हैं? एक अंकल जी हैं जिनका नाम है पाइथागोरस। हालाँकि उन्होंने वो सबसे पुराने नहीं है जिन्होंने डिस्कवर किया हो। पाइथागोरस के होने के लगभग 500 साल पहले इंडियन टेक्स्ट में इस चीज़ का रेफरेंस पाया जाता है, जिसको हम लोग पता नहीं क्यों पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। शल्ब सूत्राज में इस चीज़ का रेफरेंस पाया जाता है, लेकिन हम लोग इसे पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। ज़रूरी है कि अपनी इंडियन आइडेंटिटी को भी पहचाना जाए, अपने भारत की आइडेंटिटी को पहचाना जाए। इसलिए मैं इसको जनरली पाइथागोरस थ्योरम कहना प्रेफर नहीं करता हूँ, बट यस, स्टूडेंट्स इसको उसी नाम से जानते हैं, तो हम यही नाम बुलाएंगे। तो हमको ये पता है, अगर देखें तो ये कहीं ना कहीं हाइपोटेन्यूज है। परपेंडिकुलर आपको पता है 8 है, परपेंडिकुलर आपको पता है 8 है, बेस आपको पता है 6 है, और हाइपोटेन्यूज आपको पता है कितनी है? नहीं पता है सर, यही तो निकालनी थी। यहाँ से आपकी हाइपोटेन्यूज कितनी आ जाएगी? स्क्वायर रूट ऑफ 64 प्लस 36 स्क्वायर रूट ऑफ 100। हाइपोटेन्यूज आ जाएगी आपकी कितनी? यहाँ से आपकी हाइपोटेन्यूज कितनी आ जाएगी दोस्तों? जल्दी से बताइए मुझे। 10 आ जाएगी। और इस हाइपोटेन्यूज का मतलब क्या है? इस हाइपोटेन्यूज का मतलब ये है कि इस ओरिजिन से इस पॉइंट की जो डायरेक्ट डिस्टेंस है वो क्या है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा, इस फॉर्मूले की हेल्प से मैंने दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करी। इस फॉर्मूले के बीच हेल्प से मैंने दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करी। अब जरा और आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। ये चीज समझ में आई? ओरिजिन से किसी पॉइंट की डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है समझ में आया? हम इसका स्क्वायर कर दे, इसका स्क्वायर कर दे, दोनों को प्लस करके स्क्वायर रूट कर दे, सिंपल। अगर हम आगे बढ़े, सपोज करिए कहा गया ओरिजिन से नहीं निकालना है सर, कहीं और से निकालना है। कहां से निकालना है बताओ जरा? बताते हैं सर। आपका ये पेपर था, कहा यह जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि एक ये पॉइंट है आपका, ये वाला, ये पॉइंट है आपका 2,5, और एक ये पॉइंट है 2 है, 3, 4 बोल देते हैं इसको 4, और ये 5 है, 6 है, इसको 7 बोल देते हैं। 2,3 बोल देते हैं उसको, और इसको बोल देते हैं 4,5। कुछ भी बोल सकते हैं, तो हम तो बस एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, लेकिन देखने में भी वैसा लगे तो इसलिए हम बोल देते हैं इसको 2,1। ये पॉइंट है हमारा 2,1, और वो वाला पॉइंट है हमारा 4,5। पिछली बार हमने क्या किया था? पिछली बार हमने इन दो इस पॉइंट्स की डिस्टेंस कहां से निकाली थी? ओरिजिन से निकाली थी। इस वाले केस में हमारे पास पॉइंट था 6,8, इसकी डिस्टेंस हमने निकाली थी ओरिजिन से। ओरिजिन से कितना दूर है ये पॉइंट? इस बार हम कह रहे हैं कि ये जो आपके दोनों पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालिए। सर जी ये कैसे निकलेगा? आइए समझते हैं। अगर आप इसको यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, मैं किसी और डॉटेड लाइन से ड्रॉप कर देता हूँ जिससे कि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो किसी के लिए। हियर इट इज, एंड विद द ब्लू कलर। आई डोंट नो ये रेड कलर विजिबल होगा लोगों के, नहीं तो ऐसा करते हैं रेड कलर हटा देते हैं, क्योंकि कुछ जगह पर ये रेड वाला विजिबल नहीं था, किसी और कलर से कर देते हैं। अगर मैं एक ये पॉइंट ले रहा हूँ 2,1, और एक दूसरा पॉइंट मैंने लिया है 4,5, हमसे क्या कहा जा रहा है? हमसे कहा जा रहा है इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल के दिखाइए, तो जाने सर। जानना क्या है? जानना यह है कि सर आपको कितना आता है। आइए चलिए देखते हैं। अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं कुछ इस तरह, और इसी तरह से मैं यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं कुछ इस तरह, इसी तरह से मैं अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉप कर दूं कुछ इस तरह, और इसी तरह से मैं यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं कुछ इस तरह, तो क्या होगा? आइए समझते हैं। तो दोस्तों होगा ये कि ये डिस्टेंस कितनी है? ये वाली डिस्टेंस कितनी है जल्दी से बताइए? ये 1 है, तो मतलब कहीं ना कहीं ये 1 हो जाएगी, और ये 1 हो जाएगी, तो मतलब ये वाली पॉइंट को 1 कह सकते हैं। ये डिस्टेंस कितनी है?
ये वाली डिस्टेंस कितनी है मेरे दोस्तों? अगर आप नोटिस करें तो ये पूरी डिस्टेंस है आपकी 5, तो कहीं न कहीं ये पूरी भी 5 हो जाएगी। तो ये 0.5 हो जाएगा आपका। समझ में आई बात? तो मैं ज़रा ये इरेज़ कर के सीधे लिख देता हूँ। ये आपका 1 है, ये आपका 5 है। उसी तरह से अगर ये 2 है, तो मतलब ये डिस्टेंस इतनी 2 है, मतलब ये इतनी डिस्टेंस 2 है, ये इसको हम बोलेंगे 2। समझ पा रहे हैं आप लोग? कोऑर्डिनेट्स में कैसे काम किया जाता है? ये पॉइंट 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। तो 2, 1 ये 2 है आपका, ये 1 है आपका, इसीलिए इस पॉइंट का नाम 2, 1 है। ये 4 है आपका, ये 5 है आपका, इसीलिए इस पॉइंट का नाम 4, 5 है। इतनी बात सबको क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे। हमें क्या करना है? हमको इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। कैसे निकालेंगे? ज़रा एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ज़रा एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इनके बीच डॉटेड नहीं करनी है, क्योंकि डॉटेड में फिर सही नहीं रहेगा। ये लाइन ड्रॉ कर दी। कैसे निकालेंगे सर इसके बीच की डिस्टेंस? अच्छा, हमें अगर हमें कहीं राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाए, तो हम पाइथागोरस थ्योरम वगैरह जो जिसको बोलते हैं, वो लगा करके निकाल सकते हैं। आप अगर इसी लाइन को सीधा यहाँ से एक्सटेंड करके यहाँ ले आएँ और इसी लाइन को सीधा आप एक्सटेंड करके यहाँ ले आएँ, तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल मिल जाएगा। अगर कहीं से आपको ये वाली डिस्टेंस पता चल जाए इतनी, और कहीं से ये डिस्टेंस पता चल जाए, तो काम हो जाना है सर। कैसे पता चलेगी? बात ये है, अगर बात ये है, तो ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं, इस लाइन पर ये कितनी डिस्टेंस है? ये 1 है। इस लाइन पर ये कितनी डिस्टेंस है? 5 है। अगर इस 5 में से आप 1 को माइनस कर देंगे, तो इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है पता चल जाएगी? 4 हो जाएगी ये। और अगर ये 4 है, तो ये भी आपकी इतनी 4 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 5 में से 1 माइनस हो रहा है, राइट? तो दोस्तों हम इसको क्या लिख देते हैं? 4। क्यों 4 है? क्योंकि इस 5 में से इस 1 को माइनस किया गया है, तब 4 आया है। तो ये डिस्टेंस इतनी वाली आपकी 4 हो गई। समझ पा रहे हैं सभी लोग? उसी तरह से अगर इस डिस्टेंस की बात करें, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस थी आपकी 2 और यहां से यहां तक की डिस्टेंस थी आपकी 4। तो इनके बीच की ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 4 माइनस 2, ये डिस्टेंस 2 हो जाएगी। ये 2 है तो ये भी 2 हो जाएगी। समझ में आई बात सभी को? मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ दोस्तों, इसीलिए, जिससे कि आप एक-एक चीज़ को अच्छे से ग्रैस्प कर पाएँ। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, एक्स्ट्रा लाइन्स को। डिलीट, डिलीट। ऐसे नहीं होगा। ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई। तो दोस्तों अगर अब आप लोग नोटिस करें, इफ यू ट्राई टू नोटिस इट नाउ, यू विल ऑब्जर्व दैट यहाँ पर फिर से एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल मिल गया है। ये 2 है, ये 4 है। 4 का स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, 16 प्लस 4 इसका स्क्वायर रूट, 20 का स्क्वायर रूट, 4 इंटू 5 का स्क्वायर रूट, 2 रूट 5। ये आ जाएगी 2 रूट 5। समझ में आई बात? कैसे निकाला गया? ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है सर, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला कुछ नहीं होता है क्या? क्योंकि इतना बड़ा प्रोसेस बार-बार हम कहाँ तक करते रहेंगे? होता है। आइए देखते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है। अगर आप नोटिस करें, तो क्या निकाल कर रहे थे आप? आप कर रहे थे पहले तो इस 4 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। इस वाले 4 के स्क्वायर में से इस वाले 2 के स्क्वायर को माइनस कर रहे थे। अगर ये 4 क्या है? ये 4 ये वाला, ये 4 कहाँ से आ रहा है? ये 4 आ रहा है इस 5 में से इस 1 को जब माइनस किया। जब इस 5 में से इस 1 को माइनस कर रहे हैं, तो 4 की जगह अगर हम लिख दें 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस ये 2 कहाँ से आ रहा है? ये 2 आ रहा है दोस्तों जब आपने इस 4 में से इस 2 को माइनस किया। तो इसकी जगह पे लिख दे 4 माइनस 2 का स्क्वायर। मेरे पीछे जा रही है क्या वीडियो? एक मिनट, ऐसे लिख सकते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से देखिए, ये 2, 1 क्या है? 2, 1 में ये 2 आपका x है
और ये 1 है आपका y। जो आपका 4,5 है ये क्या है? 4,5 में दोस्तों ये 4 आपका x है, ये 5 आपका y है। और एक बात बताइए, अगर xy दो जगह आ रहा है तो ऐसा कर दे क्या कि इसको x1 बोल दे, इसको y1 बोल दे, इसको x2 बोल दे, y2 बोल दे। ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 1, ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 2। अगर आप देखें तो ये y2 में से y1 माइनस करेंगे तो आपको ये मिलेगा। तो इसकी जगह लिख देंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x, ये 4 माइनस 2 क्या है? x2 माइनस x1। इसकी जगह लिख देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। तो आपको किसी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस मिल जाएगी। क्या हो रहा है अगली स्लाइड पर देखते हैं। क्या हो रहा है अगली स्लाइड पर देखते हैं। एक ये ले लेते हैं फिर से। तो फॉर्मूला याद करना जरूरी है, लेकिन फॉर्मूला याद करने से पहले समझना जरूरी है कि फॉर्मूला आ कहां से रहा है। ठीक है, तो हमारे पास अगर दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ये है, ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है हमारा x1 y1। एक और पॉइंट है ये पॉइंट है हमारा x2 y2। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो क्या करें? तो सिंपल सा ये है कि यहां पर से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं तो ये हमारा क्या होगा? ये हमारा x1 होगा और ये हमारा क्या होगा? ये होगा हमारा y1। उसी तरह से अगर यहां पर से ड्रॉप करें तो ये हो जाएगा हमारा x2 और ये हो जाएगा हमारा y2। अब क्या करें सर? अब जरा इसमें ध्यान से देखिए, अब जरा इसमें आप लोग ध्यान से देखिए। इन दोनों के बीच में ऐसा सीन है और एक ऐसा सीन है, यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस मिल जा रहा है। अगर आपको ये वाली डिस्टेंस पता चल जाए और ये वाली डिस्टेंस पता चल जाए तो आप आराम से तीसरी वाली हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। ये कहां से पता चलेगी सर? ये पता करने के लिए आप देखें, y2 में से अगर y1 माइनस कर देंगे तो ये इतनी है, तो ये हो जाएगी आपकी y2 माइनस y1। अगर ये वाले में देखें तो आप x2 में से इस x1 को माइनस कर दें, ये पूरी x2 है, इसमें से आप x1 माइनस कर देंगे तो x2 माइनस x1 मिल जाएगा आपको। और अब यहां पर लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम, जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। सल्व सूत्र में ये चीजें मेंशन्ड है, लेकिन हम पाइथागोरस थ्योरम कहने की आदत डाल चुके हैं। y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 परपेंडिकुलर। तो ये कितना हो जाएगा? अगर ये हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा? h इज इक्वल टू अंडर रूट y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। कोई भी दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है तो फिर उन पॉइंट्स को लोकेट करिए और इस तरह से इमेजिन करके करिए। तो ये इमेजिनेशन वाला पोर्शन भी मैंने आपको शो किया और ये मैंने कहां से फॉर्मूला आ रहा है ये शो किया। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप क्या कर रहे हैं? किसी भी दो गिवन पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। इस वजह से इस फॉर्मूले को हम लोग बोल देते हैं DISTANCEFORMULAE, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आई होप आप लोग फील कर पाए हैं कि ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है। बढ़ते हैं आगे, जरा इस पे कुछ क्वेश्चंस लगाए जाएं और फिर हम देखते हैं क्या हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस की बात करें तो कुछ क्वेश्चंस जो आपके लिए हम लाए थे वो ये था। अच्छा, आपको बेसिक बातें मैंने बताई दी थी कि ऑर्डिनेट क्या होता है, एब्सिसा क्या होता है, बता देते हैं फिर से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये जो आपके पास होता है सीन, आप किसी पॉइंट की बात करते हैं तो इसको x, y के फॉर्म में लिखते हैं। x का मतलब हुआ ये वाला पॉइंट, ये डिस्टेंस होती है x, और y का मतलब हुआ आपका ये वाला पॉइंट, यानी कि ये वाली डिस्टेंस, सॉरी ये वाली डिस्टेंस होती है y। समझ में बात आई? एक तो ये चीज हो गई, ठीक है। ये जो x होता है इसको हम लोग बोलते हैं एब्सिसा, y को बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये बातें मैंने प्रीवियस क्लास में बताई थी। इस केस में अगर आपसे कोई पूछ दे कि आपके एब्सिसा की डिस्टेंस कितनी है, कहां से आपके एब्सिसा की डिस्टेंस कितनी है, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। आपके एब्सिसा की डिस्टेंस कितनी है एक्स वाई एक्सिस से, या कोई कहते हैं
कि ये वाला पॉइंट वाई एक्सिस से कितना दूर है। तो अगर आप देखें तो वाई एक्सिस ये है और वाई एक्सिस से इतनी दूरी पर है ये वाला पॉइंट, यस और नो, इतनी दूरी पर है। अगर आपसे कोई कह दे कि आपका ये वाला पॉइंट एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, तो एक्स एक्सिस से इतनी दूरी पर है, यानी कि ये जो है ये है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। समझ पा रहे हैं आप लोग? अगर आप लोग फॉर्मूले में रख के देखेंगे तो भी वही चीजें आएंगी। आई होप ये बातें सभी को समझ में आ गई। आइए जरा बढ़ते हैं आगे। क्या करते हैं, एक अलग स्लाइड लेते हैं। यस, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि मेरे पास एक पॉइंट है 6,4। हमसे पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम, कहां से, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम, पहला है आपका एक्स एक्सिस, दूसरा है आपका वाई एक्सिस और तीसरा है आपका ओरिजिन। इन 3 पॉइंट से इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है। आइए समझते हैं क्या करेंगे। पहला काम तो ये है ना दोस्तों, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि इस पॉइंट को प्लॉट कर लीजिए। कहाँ प्लॉट करना है? चलिए हम इसको कोऑर्डिनेट को ऐसा बना लेते हैं जिससे कि हमारे पास ज्यादा बड़ा ना रहे फिगर, हमारे पास कम स्पेस खा करके बन जाए। ऐसा बना लिया हमने, ठीक है। 6,4 है तो ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, 1 2 3 4 5। ऐसा हमारा पॉइंट क्या है? 6,4। 6 का मतलब क्या हुआ? 6 का मतलब हुआ दोस्तों ये वाला पॉइंट 1 2 3 4 5 6, ये वाला 4 का मतलब 1 2 3 4, यानी कि ये वाला पॉइंट है आपका। समझ में आई बात? क्लियर है सबको ये बात? आपको इस वाले पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है। कहां से निकालनी है? इसकी निकालनी है सेंटर से, सॉरी इसकी 3 जगह से निकालनी है। इस पॉइंट की डिस्टेंस आपको निकालनी है 3 जगह से। क्या नाम है इस पॉइंट का? 6,4 नाम है इस पॉइंट का। पहले तो हम क्या करते हैं, इसको वो डॉटेड लाइंस दिखा करके डिस्टेंस दिखा देते हैं कहां से आ रही है। एक तो ये है और एक आपका ये है, ठीक है। अभी करना क्या है सर बताइए आप? हमसे कहा गया है इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालिए फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से निकालने का मतलब क्या हुआ? मतलब उस वाली एक्सिस पर y की वैल्यू रहेगी 0। कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, मान लीजिए आपका कोई पॉइंट ये वाला है, इस पॉइंट की बात हो रही है, तो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। अगर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो मान लीजिए इसका कितना होगा? 1 2 2.5, 0 होगा। तो जो पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है वो क्या होगा? उसकी y वाली पॉइंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अगर इस पॉइंट की हम बात करें तो एक्स एक्सिस से निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही निकाली जाती है। तो इस पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये परपेंडिकुलर है, तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा? ये पॉइंट हो जाएगा आपका 6,0। यस और नो? क्योंकि y की वैल्यू 0 होती है, 6,0 हो जाएगी। आपको अगर ये डिस्टेंस निकालनी है तो या तो आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है 4 होगी, या तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था वो लगा लीजिए। कितना हो जाएगा? डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है कि डिस्टेंस होती है अंडर रूट, फॉर्मूला जितनी बार क्वेश्चन करिए लिखिए जिससे कि याद हो जाए, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अगर यहां से आप y2 माइनस y1 करने की कोशिश करेंगे तो क्या आएगा मेरे दोस्तों? y2 की वैल्यू यहां पर है 4, y1 की वैल्यू है यहां पर 0 और इसका होल स्क्वायर प्लस x2 की वैल्यू है यहाँ पे 6, x1 की भी वैल्यू है 6, इसका होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट आप करेंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, डिस्टेंस आ जाएगी 4। एक्स एक्सिस से अगर आप डिस्टेंस निकाल रहे हैं किसी पॉइंट की तो वो उतनी ही आ रही है जो इस पॉइंट का ऑर्डिनेट था, जो इस पॉइंट के वाई वाले को रिप्रेजेंट कर रहा था। समझ में आई बात? इसी तरह से आप सेम फॉर्मूला लगा करके, ये तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आपने देख लिया, सेम फॉर्मूला लगा करके आप जब इस पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालेंगे तो वही आ जाएगा जो इसका एब्सिसा था। ये डिस्टेंस हो जाएगी वाई एक्सिस से, ये डिस्टेंस हो जाएगी एक्स एक्सिस से। समझ में आई बात?
अभी कहा गया सेंटर से डिस्टेंस निकालनी है इसकी, तो सेंटर से डिस्टेंस निकालने के लिए सेंटर वाली लाइन हो गई, ये आपका ओरिजिन हो गया 0,0। तो आप चाहे इसको x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2 मान लीजिए, इसमें पुट कर दीजिए, या फिर आप सिंपल सा यहीं पर, ये 4 है, ये 6 है, तो ये भी 6 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट कर दीजिए। 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस थिंग, 4 4 16, 6 6 36, दोनों का ऐड करके स्क्वायर रूट कर दीजिए, तो वो वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सो आई होप ये बात समझ में आई होगी, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब मेरे कहने का मतलब बस इतना सा है कि अगर आपसे पूछा गया है कि किसी पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी, तो जो उस पॉइंट का ऑर्डिनेट है, जो वाई वाला पार्ट है, वही है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। किसी पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगी, जो उस पॉइंट का एब्सिसा है, जो एक्स वाला पार्ट है, वो हो जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। अगर ओरिजिन से पूछा गया है तो सिंपल सा, इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस मान के पाइथागोरस थ्योरम जिसको बोलते हैं वो लगा दीजिए, हो जाएगा। समझ में आई बात? क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत नहीं यहां तक, एकदम बेस से हम लोग निकाल कर आ रहे हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला की अंडरस्टैंडिंग हो गई सबको। अब हमारा क्वेश्चन ये है, अब हमारा क्वेश्चन ये है, देख लेते हैं इसमें से कोई बढ़िया क्वेश्चन लगाते हैं अपनी तरफ से, क्या किया जाए। ओके, तो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना तो सीख ही लिया है, हमसे कहा गया है कोई दो पॉइंट्स प्यारे प्यारे से देखते हैं। चलिए, एक पॉइंट है आपका, एक पॉइंट है आपका 2,3 और दूसरा पॉइंट है आपका 4,1। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। कहां से आएगी सर? कैसे निकाला जाए बताइए, कोई आइडिया है किसी को? क्या किसी को कोई आइडिया है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कहां से आएगी? अब भी बताता हूं। देखिए, इन दोनों के पॉइंट्स की डिस्टेंस निकालना है, तो मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट है और कुछ भी आप रैंडम मान, मेरा मानना है कि डायग्राम बना के करिए, ठीक है? आपने मान लिया और इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आपको निकालनी है, ठीक है? तो इस पॉइंट को, ये पॉइंट क्या है, 2,3 है, ये पॉइंट है आपका 4,1। मेरा मानना है डायग्राम हर क्वेश्चन का जरूर बनाया करिए, बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। ये इसको x1 y1 मान ले रहे हैं, इसको मान ले रहे हैं x2 y2, अपनी मर्जी के हिसाब से किसी को भी कुछ भी मानिए, कोई बाउंडेशन नहीं है। आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है, सिंपल, y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 3 इसका स्क्वायर, प्लस x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 2 इसका स्क्वायर। सर ये तो 1 माइनस 3 तो माइनस 2 आ जाएगा, अरे तो क्या दिक्कत है, आ जाने दीजिए। ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 का मतलब माइनस 2 का स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 2 का मतलब 2 का स्क्वायर, माइनस 2 के स्क्वायर का मतलब ये हुआ प्लस का 4, प्लस 2 के स्क्वायर का मतलब हुआ प्लस का 4, इसका स्क्वायर रूट, 4 प्लस 4 8 होता है, 2 रूट 2 विल बी द वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 रूट 2। समझ में आई बात सबको? क्लियर है? कुछ भी तो नहीं किया है। देखिए अगेन, मैं कोई भी क्वेश्चन कर रहा हूं, मुझे तो फॉर्मूले याद हैं। जब भी कोई भी फॉर्मूला लिखिए, आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करिए, तो एक हैबिट डाल लीजिए फॉर्मूले लिखने की। y2 माइनस y1 लिखा, गलत लिखा, प्लस x2 माइनस x1 लिख दीजिए। ये हैबिट आप लोग जरूर डाल लीजिए फॉर्मूले लिखने की, क्योंकि ये हैबिट अगर आपने डाल ली तो पहला फायदा क्या मिलता है, हर क्वेश्चन में अगर आप फॉर्मूले लिख रहे हैं तो पहला फायदा यह है कि देखने में अच्छा लगता है, ऐसे बॉक्स में लिख दीजिए। दूसरा फायदा यह है कि बार बार अगर आप लिख रहे हैं फॉर्मूला तो फॉर्मूला याद हो जाएगा। तीसरा फॉर्मूला यह है कि एग्जाम में जब स्टेप मार्किंग होती है तो फॉर्मूले लिखने का वेटेज बढ़ जाता है। कुछ क्वेश्चन में आपने कैलकुलेशन गलत भी कर दी तो भी फॉर्मूले वगैरह लिखने का, सुंदर देखने का एक्स्ट्रा पैसा मिल जाता है, ठीक है? पैसा का मतलब मार्क्स की बात हो रही है, आपको पैसा नहीं मिलने वाला एग्जाम में, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं आगे, तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यस, ये क्वेश्चन बोला गया है, ये क्वेश्चन देखिए, कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको समझा दिए हैं डिस्टेंस फॉर्मूला के, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नहीं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, आज हमने डिस्टेंस फॉर्मूले के कॉन्सेप्ट समझे हैं। आने वाले टाइम में हम और भी चीजें सीखेंगे। एक है आपका पॉइंट ए कॉमा बी, दूसरा है आपका पॉइंट माइनस ए कॉमा माइनस बी। आपको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। अगेन डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम बनाना मैं प्रेफर करता हूं हमेशा। ये एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, आप भले ही सीधी लाइन पे मानिए इनको, ए कॉमा बी और माइनस ए कॉमा माइनस बी, ये है। इनके बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है।
कैसे करेंगे सर? अरे बिल्कुल आसान है, परेशान नहीं होना। पहला काम क्या है हमारा? फर्स्ट काम हमारा ये है कि इसको लिखेंगे हम y2 माइनस y1 प्लस x2 माइनस x1। मैं क्यों लिख रहा हूं बार बार ये फॉर्मूला? मैं ये फॉर्मूला बार बार सिर्फ इसलिए लिख रहा हूं जिससे कि मेरे साथ आप लोग भी लिखते रहें। दोस्तों लिखते रहना बहुत जरूरी है, जितना लिखेंगे उतना जल्दी याद होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। सब लोग नोट्स बनाते रहिए मेरे साथ। सो पीपल, इतना तो समझ में आ गया। अगर हम इसको मान लेते हैं पॉइंट नंबर 1, इसको मान लेते हैं पॉइंट नंबर 2, तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, x2 हो गया, y2 हो गया। हमें डिस्टेंस निकालनी है, बिल्कुल आराम से निकलेगी। y2 की वैल्यू माइनस बी, x1 की वैल्यू कितनी है? b, इसका स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू माइनस ए, x1 की वैल्यू a, दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर। d कितना हो गया? अंडर रूट माइनस बी हो जाएगा आपका माइनस का 2b होल स्क्वायर प्लस माइनस का 2a होल स्क्वायर। अगेन इसको सॉल्व करिए तो d विल बी इक्वल टू, माइनस साइन हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर हो रहा है, 4b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। यहां से आप लोग एक और काम कर सकते हैं, 4 को कॉमन ले लीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख दिया, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, आपकी मर्जी। 4 बाहर आ जाएगा इक्वल टू के उसके रूट के, तो डिस्टेंस हो जाएगी 2 रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हो जाएगी कोई भी दो ऐसे पॉइंट्स की डिस्टेंस। याद करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, बस हमने ये देखा। ठीक है, अभी चलिए आगे क्वेश्चंस देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि डिस्टेंस फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा, कमांड हो रहा होगा इस पे आप लोगों को। प्रॉब्लम होगी तो आपको मालूम है क्या करना है, मुझे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, वहां से हमें मैसेज कर दीजिए। अदरवाइज चलिए कुछ जुगाड़ करते हैं, कुछ प्लान करते हैं। अगर आप लोग मेरा ऐप नहीं भी डाउनलोड कर रहे हैं तो भी आप मेरे साथ डायरेक्टली कैसे कम्युनिकेट करें, इसके लिए हम कुछ कोशिश करते हैं। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 2 एंड 3, 2 माइनस 3 एंड ये आर 10 यूनिट्स। ओके, तो हमसे कहा गया है x और y की डिस्टेंस निकालनी है। एक पॉइंट है हमारा p, 2 माइनस 3 है इसकी एब्सिसा और ऑर्डिनेट। एक पॉइंट है हमारा 10 y। आपको यहां पर y की वैल्यू निकालनी है। इन दोनों, ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी दी है? 10 यूनिट्स दी है। डिस्टेंस आपको गिवन है, इस बार आपको जो है y की वैल्यू निकालनी है। सर ये कैसे करेंगे, ऐसा तो मतलब कभी देखा ही नहीं, क्या बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं, आपको डिस्टेंस दी है, आइए देखते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला तो हम लोगों ने याद नहीं किया है, देखा नहीं है, फील किया है, इसका जन्म होते हुए देखा कहां से आया है ये। तो मुझे उम्मीद है कि डिस्टेंस फॉर्मूला याद तो सबको हो ही जाएगा, समझ में सबको आ गया होगा कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है। सिंपल याद नहीं करना है, हमें समझनी है चीजें। 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर, यो तो है गो। सर ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं आप? ब्रिज क्षेत्र में काफी लंबे टाइम तक रहे हैं तो कभी कभी उसकी भाषा बोलने का मन करता है, बोल लेते हैं। चलिए, डिस्टेंस आपको कितनी दी है? डिस्टेंस भी आपको 10 गिवन है, दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस भी आपको 10 गिवन है। लिख दीजिए, पहले तो फॉर्मूला लिखना है, मैंने नहीं लिखा इस बार, तो आप भी नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम आगे बढ़ के जाएंगे कहाँ सर? अरे जाना तो कहीं है ही नहीं, यही रुकना है। ये 10 हुआ, इज इक्वल टू हुआ, अंडर रूट हुआ। 10 माइनस 2 कितना होता है? 8 होता है। 8 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 है, y माइनस 3 का y प्लस 3 हो जाएगा अब ये होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट को इक्वल टू को उस तरफ भेजिए, स्क्वायर रूट को उधर भेजेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा वो। 100 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया। 8 स्क्वायर को उधर भेज दीजिए, 100 माइनस 64 होगा। 100 माइनस 8 स्क्वायर, और इस 8 स्क्वायर को मैं डायरेक्टली 64 लिख देता हूं, इज इक्वल टू y प्लस 3 का होल स्क्वायर। 100 में 64 का 36, स्क्वायर ये वाला इक्वल टू के उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा। समझ में आ रहा है? का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू y प्लस 3। तो 36 का स्क्वायर रूट होता है 6,
इज इक्वल टू वाई प्लस थ्री, थ्री इक्वल टू को उधर जाएगा तो 6 माइनस थ्री इज इक्वल टू वाई। यहां से y की वैल्यू कितनी आई, 6 में से 3 गए बचे 3। 3 इज द वैल्यू ऑफ y इन दिस केस। इंपॉर्टेंट ये समझ में आया क्या अप्रोच है। हमें डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, हमको इसमें सारी वैल्यूज पता है, बस एक y की वैल्यू नहीं पता थी। फॉर्मूले में पुट किया, निकाल लिया। इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। इस तरह के एक क्वेश्चन को हम दे रहे हैं आपको एज योर होमवर्क। ओके, तो इक्विडिस्टेंट का क्वेश्चन है, मुझे लगता है मुझे खुद ही कराना चाहिए। कहा यह जा रहा है कि एक पॉइंट है Q, इसकी वैल्यू क्या है 0,1। कहा जा रहा है दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट P, जिसकी वैल्यू कितनी है 5, -3 है, एंड पॉइंट Q जिसकी वैल्यू कितनी है x, 6 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x। सर जी ऐसा है ना, इस तरह क्वेश्चन नहीं हो रहे। आपने डिस्टेंस फॉर्मूला बताया है, एक्स एक्स की वैल्यू निकालना थोड़ी ना सिखाया हमें। रुको जरा, सबर करो, आइए देखते हैं। पहला काम, क्वेश्चन का डायग्राम बनाइए। एक पॉइंट है Q जिसकी वैल्यू कितनी बताई जा रही है, जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, हमको कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 0,1। एक मिनट, इसको डिलीट करते हैं। एक पॉइंट है Q जिसके हमको दिए गए हैं कोऑर्डिनेट्स कितने 0,1। एक पॉइंट है P, P है, यस। इस कहीं भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है कि यहां बनाना है कि वहां बनाना है। 5, -3 हो गया पॉइंट। एक और पॉइंट है आपका, यहां बना दीजिए। पी आर है, वो मैंने जो क्यू लिखा है ये आर था। तो एक और पॉइंट है आपका आर, और इसके बारे में क्या बताया गया है x, 6 बताया गया है। कहा दोस्तों ये जा रहा है कि ये जो क्यू वाला पॉइंट है, जितनी डिस्टेंस इसकी पी से है उतनी ही आर से है। इक्वी डिस्टेंट का मतलब इक्वल डिस्टेंट। क्यू वाला पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है पी और आर से, मतलब क्यू वाले पॉइंट की जितनी डिस्टेंस पी से है उतनी ही डिस्टेंस आर से है। इस पॉइंट की जितनी डिस्टेंस P से है उतनी ही डिस्टेंस R से है। समझ में आई बात, क्लियर है, समझ में आ गया एकदम अच्छे से। चलिए अब क्या करें, अब हमको इस x की वैल्यू निकालनी है। सर देखिए ऐसा मजाक नहीं चल रहा है, पता नहीं क्वेश्चन है कि क्या है। आपने डिस्टेंस फॉर्मूला सिखाया है, ये सब थोड़ी ना सिखाया है। परेशान ना हो, मैं हूं ना, बताता हूं। आपको बताया गया है कि ये वाली डिस्टेंस, आप इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्या आप इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके इनके बीच निकाल सकते हैं कितनी हो? आइए जरा देखते हैं। ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी अंडर रूट 0 - 5 का स्क्वायर, यानी कि 25। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, स्टेप वाइज कर देते हैं तो आप लोग परेशान होंगे क्या ही कर दिया हूँ। तो इसको जरा स्टेप वाइज सॉल्व कर देते हैं। पेन का साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अगर आप पी क्यू की डिस्टेंस निकालें, अगर आप पी क्यू की डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं तो अंडर रूट 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस, समझ में आई बात। पी क्यू कितनी आ जाएगी, पी क्यू हो जाएगी आपकी 5 5 25 यहाँ पे आ गया, प्लस 3 + 1 4, और 4 4 सर 16। ये हो जाएगी आपके पी। कितने लोगों को पी क्यू की वैल्यू समझ में आ, 25 + 6 का स्क्वायर रूट हो जाएगी पी क्यू की। क्या इसको सॉल्व करेंगे, ऐसे भी छोड़ दें। चलिए जरा क्यू आर की वैल्यू निकाल, क्यों सर उसकी क्या पड़ेगी, निकालने तो दीजिए। जरा क्यू आर की वैल्यू निकाल करके देखते हैं क्या हो रहा है। अगर आप क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस 0 - x, या 1 माइनस, एक मिनट हमने कुछ गलत किया क्या, 0 - 5 - ठीक है। तो पहले आप y2 लिखें, पहले y2 - y1 लिखें, या x2 बात एक, दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो इसको लिखेंगे 0x प्लस 1 - 6 का क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी
अंडर रूट एक्स स्क्वायर, 6 में से बन गए 5, 5 5, ये आ गई। आपको क्या पता है? आपको पता है ये है क्यू आर। क्यू आर का मतलब ये वाली डिस्टेंस आपको पता, आपको पता है ये है पी, और पी क्यू का मतलब ये है कि आपको ये, आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि दोनों, मतलब ये डिस्टेंस के इक्वल है, मतलब ये चीज इसके इक्वल हो। समझ में आई बात? और अगर ये दोनों इक्वल हैं, अगर ये इक्वल हैं, तो फिर क्या होगा आइए देखते हैं स्लाइड पर। इसको ले चलते हैं अगली स्लाइड पे, वहां पे देखेंगे क्या आ गया। अरे कोई बात नहीं मेरे दोस्तों, आया है वैसे ही। ठीक है, हमें पी क्यू पता है, हमको क्यू आर पता है, और हमको एक और बात पता है। हमको एक और बात पता है, वो बात क्या है? बात है एक राज की। बात बताइए सर। बकवास की नहीं, एक मिनट, बकवास नहीं राज बोला था। एक बात है वो, मैंने बकवास की नहीं राज की बोला था। आपका कहना है सर, बात बताइए, बताइए बाकी सारे। तो पी क्यू जो होगा वो क्यू आर के इक्वल होगा, ये बात आपको मालूम, कहाँ से मालूम है? क्वेश्चन में गिवन था कि इक्वी डिस्टेंट, और अगर इक्वी डिस्टेंट है तो क्यू आर इक्वल हो जाएंगे। पी क्यू क्यू आर अगर इक्वल है, अंडर रूट 25 प्लस 60, अंडर रूट 25 प्लस एक्स, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे आप तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, आपको मिलेगा 25 प्लस 60 इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर, 25 25 कट जाएगा, और यहाँ से आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल, इन एक्स की वैल्यू आ जाएगी समझ में आई बात? एक्स की वैल्यू 4 आने का मतलब, एक्स की वैल्यू 4 आने का मतलब ये। आई होप ये बात क्लियर है। मैं फिर से बताता हूँ, आपसे कहा क्या गया था क्वेश्चन, क्वेश्चन में ये कहा गया था कि एक ये पॉइंट है, एक क्यू, एक ये पॉइंट क्यू बना लिया, फिर हमसे कहा गया एक पॉइंट पी है वो यहाँ पर है, एक पॉइंट आर है वो यहाँ पर है। बताया जा रहा है कि पी क्यू और क्यू आर के बीच की जितनी डिस्टेंस के बीच में की है, ये क्यू आर की है, ये डिस्टेंस इसके इक्वल बताई गई। हमने क्या किया, इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लिया इस फॉर्म में, और हमने क्या किया, इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लिया इस, हमें पी क्यू पता चल गया, हमें क्यू आर पता चल गया, क्योंकि पी क्यू और क्यू आर इक्वल थे, इसलिए हमने पी क्यू को क्यू आर के इक्वल रखा, सॉल्व किया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आशा करते हैं बात क्लियर है बहुत सभी को। तो एक क्वेश्चन और करें इसी पॉइंट, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। देखिए सिंपल सी चीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें ज्यादा। ओके, एक क्वेश्चन ये है, फाइंड एन इन एक्स एंड वाई सच दैट एक्स कॉमा वाई इज फ्रॉम p कॉमा एंड -3। दोस्तों जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आएगा। मैं कुछ भी पढ़ा के चला जाऊं, अगर आप उसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं फायदा नहीं। ठीक है, तो एक पॉइंट आपको ये बताया गया एक्स वाई, एक पॉइंट आपको ये बताया गया है -3, और एक पॉइंट आपको ये बताया गया है 3, ये 3 पॉइंट है। कहा ये जा रहा है सर, ये जो एक्स और वाई के बीच की डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस, ये दोनों इक्वल हैं, इसको मान लेते हैं ए। इस बताया गया है कि ए बी और एक दूसरे, सिंपल है, क्लियर। आप जरा ए बी की डिस्टेंस निकाल लीजिए, कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला ये कहता है कि अंडर रूट ऑफ x1 x2 माइनस x1, लिखे x1 माइनस x2 कुछ भी लिख दिए सब सही, चलिए जो मैंने बताया वही लिखते हैं,
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का, ये हो जाएगा। समझ में आई बात? अब इस d की वैल्यू निकाल देनी है। अगर आप इस d की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो पहले यहाँ पर इस केस में निकालिए। डिस्टेंस बिटवीन ए बी कितनी हो जाएगी? अंडर रूट y2 माइनस y1 y माइनस माइनस हो जाएगा, y प्लस का होल प्लस x2 माइनस x1 का मतलब x माइनस। अगर आप डिस्टेंस बिटवीन निकालना चाहते हैं तो हो जाएगी y माइनस सिक्स, y माइनस सिक्स का फिर प्लस x माइनस थ्री। अब ये दोनों डिस्टेंसेस जो हैं आपस में इक्वल हैं। ये दोनों डिस्टेंसेस अगर आपस में इक्वल हैं तो आप लिख सकते हैं रूट y प्लस थ्री होल स्क्वायर प्लस x माइनस होल स्क्वायर इक्वल टू रूट, मेरे पीछे शायद छुप रहा होगा, ये वैल्यू लिखेंगे यहाँ y माइनस प्लस x माइनस स्क्वायर रूट हट जाएंगे, दोनों साइड हो जाता हूँ, दोनों ही तरफ से स्क्वायर रूट हट जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास बचेगा y प्लस x माइनस इज इक्वल टू y माइनस सिक्स का होल प्लस x माइनस, इन फिर से हट जाता है। इनके स्क्वायर को एक्सपैंड करना आपको आता ही है। इनके स्क्वायर को आप एक्सपैंड करिए a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस स्क्वायर वाले फॉर्मूले लगा करके, और आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी, x भी होगा y भी होगा, और वो इक्वेशन आपका आंसर हो जाए। आई होप ये बातें सबको, और अगर ये बातें समझ आई हैं, एक और काम करिए, एक क्या करना है आइए देखते हैं। मैं वो जीपीके दिया हूँ, मैं प्रीवियस वाली चीज आपको एज योर जीपीके दिया है, ये चीजें आपको खुद से सॉल्व करनी है। ई ई के का मतलब घर पे करो, खुद से करना है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन अल्फा बीटा फ्रॉम ओरिजिन, देखिए ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना तो बहुत आसान है, राइट। अगर आपका कोई पॉइंट है अल्फा बीटा, आपका इसका डिस्टेंस निकालना है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन वाला पॉइंट क्या होता है? ओरिजिन वाला पॉइंट सिंपल सा डिस्टेंस फॉर्मूला में रखना है दिस क्वेश्चन। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है, ये इसको 0.1 मान लीजिए, इसको 0.2 मान लीजिए, पुट करिए, सॉल्व करिए, करके आना है दोस्तों। जो क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये प्रैक्टिस ही आपके काम आएगी। मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये अगर रिवाइज करेंगे और जो क्वेश्चंस दे रहा हूँ प्रैक्टिस करेंगे, तभी मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा आपको। दो पॉइंट्स हैं, उनके बीच की डिस्टेंस दी गई है, ये क्वेश्चन भी मैं आपको होमवर्क दूंगा, इस तरह का मैंने क्वेश्चन आपको कराया है। दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है आपका ए और एक पॉइंट है आपका, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? 5 कॉमा माइनस 5 कॉमा, और दूसरा क्या है? एक तो है पॉइंट आपका 5 कॉमा माइनस थ्री, और दूसरा पॉइंट एक बार मैं चेक करूं, ये क्या हो गया, एक मिनट। दूसरा एक पॉइंट आपका 5 कॉमा माइनस थ्री है, और दूसरा पॉइंट है आपका 13 कॉमा एम। 13, इनके बीच की डिस्टेंस दी गई है, इनके बीच 10 यूनिट। हमें एम की वैल्यू फाइंड कर, अगेन सेम क्वेश्चन हमने कहा किया है, सेम क्वेश्चन हमने किया है यहाँ पर, नहीं इससे पहले वाला, ये सेम क्वेश्चन था, बस यहाँ पर हमने वाई रखा, वहां पे एम था, बाकी पूरी सेम कहानी। मैं ये क्वेश्चन आपको एज और जीपी के दे रहा हूँ दोस्तों। जो भी आपको जीपी के मिलते हैं करना बहुत जरूरी, नहीं करेंगे आपका तेरा घाटा कुछ जाता, बहुत कुछ है। अगर मेरे स्टूडेंट्स सही से मार्क्स नहीं ला पाएंगे, सही नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल मेरा जाता है, मुझे संतुष्टि नहीं मिल पाएगी कि बच्चों को मैंने बात नहीं डिलीवर करी। क्या मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी। आप अगर ये चीजें करते रहेंगे, बिलीव मी बहुत सही जगह पहुंचेंगे। तब मैथमेटिक्स पे आपको ऐसा कमांड हो जाएगा कि कभी इन टॉपिक्स में दिक्कत नहीं आएगी। बस आप मेरे साथ साथ सब कुछ पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। पढ़ते हैं आगे।
ओके, तो द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड, ये तो मैंने आपको एज ए होमवर्क ही दे दिया है, और कुछ तो खास बचा नहीं है आज का, हम आज जो हमने डिसाइड किया था उसके हिसाब से। देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और हैं, अगर इनमें से कोई इंपॉर्टेंट हो 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, या फिर आपको होमवर्क दे देंगे। अगर नए टाइप के होंगे तो कर लेंगे, पुराने टाइप के होंगे तो दे देंगे। चलिए एक ये क्वेश्चन कर लेते हैं, अच्छा पक्का आखिरी क्वेश्चन है। ए ओ बी सी इज अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है हमारे पास, वी आर हैविंग अ रेक्टेंगल, ये हमारा एक रेक्टेंगल है, क्या है, ए ओ ए बी सी डी। कहा यह जा रहा है जिसकी 3 वर्टिसेस गिवन है, ए गिवन है आपको 0, ओ, ओके, इसका नाम ओ है क्योंकि ये है 0, और तीसरी वर्टेक्स क्या है 5, कहा क्या जा रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। देखिए रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की डायगोनल्स इक्वल होती है, तो चाहे आप जिस भी डायगोनल का लेंथ निकालें, बात एक है। तो अगर आपसे कहा गया है इसकी डायगोनल की लेंथ निकालिए, तो डायगोनल कौन, डायगोनल तो होगी ये वाली ए बी। ए बी की लेंथ निकालना कोई बड़ी बात है क्या, ए बी की लेंथ निकालना कोई बड़ी बात है क्या। सिंपल सा काम क्या करना है, 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 का 5 - 0 का होल स्क्वायर एक्स। देखिए आप चाहे y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिखें, या फिर आप लिखें x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। बात एक ही है, दोनों से एक ही चीज आएगी, डिस्टेंस आएगी, ठीक है, क्योंकि ऐड हो रहे हैं वो। अगेन कोई ये नहीं कहेगा मुझसे कि सर ये कैसे पता करें कि x2 क्या है x1 क्या है। अपनी मर्जी से किसी को भी आप को मान लीजिए पॉइंट, इसको मान उल्टा कर देंगे, आप इसको 0.2 मानेंगे, इसको 1 मानेंगे, तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस ही तो हो रहा है, सिंपल राइट। अब इस यहाँ पे 25 प्लस 9, 25 + 9, ये डिस्टेंस हो जाएगी, तो ये 9 हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 25 + 9 होता है आपका 30, स्क्वायर रूट ऑफ 30। डायगोनल की लेंथ आ गई कि नहीं आ गई, सभी को डायगोनल की लेंथ समझ में आ गई, 34, अंडर रूट का 34 हो जाएगा। मैं आगे का दिया नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन फर्दर और एक्सटेंड कर, अगर मैं आपसे कह दूं, वो चीज दी नहीं गई है, लेकिन मैं अपनी तरफ से एक्सटेंड कर रहा हूँ इसको। इसमें अगर मैं आपसे कह दूं कि ये जो पॉइंट सी है, इसकी भी वैल्यू निकाल, सर ये कैसे निकाल, तो एक्स मान लीजिए, पॉइंट सी की वैल्यू निकालने के लिए कह दिया तो क्या होगा दोस्तों, पॉइंट सी की वैल्यू निकालने के लिए आपको एक बात पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए सर, आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी रेक्टेंगल की जो डायगोनल्स ये इक्वल होती, और अगर रेक्टेंगल्स की डायगोनल इक्वल होती तो उसी भी अंडर रूट 34, और अगर हमारा उसी भी अंडर रूट 34 है, तो एक्स और वाई की तो एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं पाएंगी, अगर आपको एक पॉइंट और कोई गिवन होता है, वैसे निकाला जा सकता है, आप इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लीजिए, फिर उसको इसके इक्वल भी निकला है, ठीक है। तो एक तो तरीका आपका यह है कि यहाँ पर से आप अंडर रूट 34 क्या कर दें, अंडर रूट 0 - x या x - 0, यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, तब यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आप 34। आपने क्या किया, जो ये डायगोनल आई थी ए बी, वो आपके ओ सी के इक्वल है, आपने ओ सी के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो वही है जो 34 आई थी ए बी की, ये हो जाएगा पहली चीज। दूसरी चीज क्या है सर, दूसरी चीज अब आप ये कर सकते हैं कि जो डिस्टेंस ए और ओ के बीच में, वही डिस्टेंस, तो जो ओ ए के बीच में डिस्टेंस है वही बी के बीच डिस्टेंस, और ओ ए के बीच की, ओ ए के बीच की डिस्टेंस है 0 - 0 तो 0 ही हो गया, लिख देते हैं 0 माइनस प्लस 3 स्क्वायर रूट, ये हो गई ओ ए की डिस्टेंस, और
पीसी की क्या हो जाएगी, मेरे पीछे छिप रहा है, मुझे पता है, मैं अभी हट जाऊंगा। पीसी की हो जाएगी आपकी 5 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस वाई का। देख लीजिए, दिखाई पड़ रहा है सबको? चलिए, अगर देख लिया आपने तो इसी को इक्वेट कर दे, इक्वल टू साइन दोनों साइड से हट ही जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से, आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, इक्वल टू साइन हट गया तो 3 3 जार 9 मिला इस साइड, सॉरी स्क्वायर रूट का साइन हट जाएगा, 9 इस तरफ मिल गया, और उस तरफ क्या मिला, उस तरफ मिला आपको 5 माइनस एक्स का होल, आपको यहाँ पर मिला 5 एक्स प्लस वाई। समझ में आई बात? आपके पास एक ये इक्वेशन, आपके पास ये है इक्वेशन नंबर 2, और आपके पास ऐसी ही एक ये इक्वेशन, इक्वेशन नंबर, ले आते हैं जरा इसको उधर ही, और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं। तो मैंने क्वेश्चन अपनी तरफ से थोड़ा एक्सटेंड कर दिया था ये वाला। अब देखिए सिंपल सा है, आप या तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालिए तो वाई स्क्वायर निकालिए, या फिर इनको सिंपल इसको ओपन करके कैंसिल आउट करके एलिमिनेशन निकाल लीजिए, ठीक है? किसी भी मेथड से आप इसे निकाल सकते हैं। सिंपल सी बात है कि अगर आपको ये तो ब्रैकेट ओपन करना ही पड़ेगा, इसको ओपन कर देते हैं। 9 इज इक्वल टू क्या हुआ, 25 प्लस एक्स माइनस 5 टू 10x प्लस वाई स्क्वायर, ये मिला। यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर से आप वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिए, कितनी जाएगी, 34 माइनस, पुट कर दीजिएगा। तो ये वैल्यू को आप लोग कहाँ पे पुट करने वाले, यहाँ पे पुट करने वाले, क्या मिलेगा आपको, 9 इज 5 प्लस एक्स माइनस 10x प्लस वाई की जगह जाएगा आपको 34 एक्स स्क्वायर टाटा बाय बाय। 10x को उधर भेज दिए, 9 को इधर ले आइए, तो 25 34 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 10x इज इक्वल टू हो जाएगा 34 माइनस 9 25, x की वैल्यू यहाँ 5 आ गई। x की वैल्यू अगर 5 आ गई तो y की वैल्यू, y की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो क्या हो जाएगी, सिंपल सा आप इसको इसमें कर दीजिए तो क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू रूट 34 माइनस 5, एक्स स्क्वायर है, 5 की जगह 25 आ जाएगा, ठीक है? y की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी √9, y की वैल्यू मिल, समझ में आई बात? x और y की वैल्यू भी निकाल लिया, c का कोऑर्डिनेट्स भी निकाल लिया। अगर आप देखें ये y की जो, अगर आप देखें ये x की जो वैल्यू मिल रही है, ये x की वैल्यू, अगर यहाँ पर 0,0 है, अगर ये वाला कोऑर्डिनेट 0,0 है और ये उसी के अकॉर्डिंग 0,3 है और 5,0 है, यानी कि एक कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू 0 है, दूसरे में y की वैल्यू 0 है, तो इन दोनों को ही कंबाइन करके आपका ये वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा। फिलहाल इसको समझने की जरूरत नहीं, तो अलग कॉन्सेप्ट है, समझने की जरूरत नहीं है, आप डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं, ठीक है? मैं फिर बता दूं हमने क्या किया, हमसे क्वेश्चन में कहा गया था सिर्फ इतना, सर इनके डायगोनल की लेंथ निकाली। डायगोनल की लेंथ निकालना हमको आता था, नहीं आता था, हमें पता था डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता था ए और बी के बीच में लगाएंगे तो हमें डायगोनल की लेंथ मिल जाए, क्योंकि दोनों डायगोनल इक्वल होती हैं, इसलिए ये डायगोनल की लेंथ और ये डायगोनल की लेंथ इक्वल होगी, इसीलिए ए बी इज इक्वल टू ओ आ गया। अब क्या करें, हमसे कहा गया जरा एक्स वाई की वैल्यू भी निकाल, हमने इस डायगोनल के लिए क्या किया, इस डायगोनल की लेंथ हमको पता है √34 है, हमको पता है ये पॉइंट, हमको पता है ये पॉइंट, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, तो x और y में हम एक इक्वल, और क्या पता है, हमको पता है ये जो डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, तो हमने AO के बीच की डिस्टेंस निकाल लिया, ये आ गई, हमने B के बीच की निकाल लिया, साइड हो जाता, ये आ गई, हमको AO की डिस्टेंस और BC की डिस्टेंस, क्योंकि O और BC इक्वल थे, इसलिए ये कहानी हो जाए। इसका ब्रैकेट जब हम ओपन करेंगे, इसके जब स्क्वायर रूट्स को हटाएंगे, ये मिलेगा, ब्रैकेट ओपन, हमारे पास जो प्रीवियस वाली इक्वेशन
इसमें से हमने y की वैल्यू निकाल करके क्या x स्क्वायर कैंसिल हो गया हमको। अब इसी x की वैल्यू को यहाँ पे वापस पुट करेंगे तो हमको मिल जाए y की वैल्यू। सिंपल। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बड़ा जरूर हो गया है, इतना डिफिकल्ट नहीं था, लेंदी हो गया है। जो भी मैंने पढ़ाया है इन सभी क्वेश्चंस को फिर से प्रैक्टिस करिएगा। पिछले क्लास में हम कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग पे काम किए थे, आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके सिलेबस का पार्ट है। तो ये नहीं कहेगा कि सर सिलेबस के बाहर की चीजें खाली पढ़ाई जा रही हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की शुरुआत जिस तरह से मैंने करी है, वो मैंने ये सोच के करी कि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब पता चले, ठीक है। उसके बाद जो आपका मेन सिलेबस का पार्ट है डिस्टेंस फॉर्मूला, हम उस पे आए। इसके बाद आगे के सिलेबस के पे जाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स होंगे तो वो भी हम साथ में बताते रहें। करना क्या है, आपको सारी चीजें प्रॉपर रिवाइज करनी है, सिखाया जा रहा है। डेली रिवाइज करिए, डेली क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। जो जीपीकेस मिले हैं उन्हें डेली करना है, बिना किसी फेलियर के, बिना किसी लापरवाही के, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ पहुंचते हैं हम लोग सेशन के एंड में। हम लोग मिलेंगे जल्दी ही किसी नए टॉपिक के साथ, और इसी तरह से मैथमेटिक्स की जर्नी को हम एंजॉय करते रहेंगे। आपको क्या करना है, P प्लस R विल मेक ER। प्रैक्टिस प्लस रिवीजन आपको परफेक्ट बनाएगा। और इसके लिए करना क्या है, इसके लिए जो मैंने आपको जीपीके दिए हैं वो करना है। इसके लिए मैं जो आपको प्रैक्टिस पेपर देने का प्लान कर रहा हूँ वो करना है। हालांकि प्रीवियस क्वेश्चन चैप्टर्स का नहीं दिया है, उससे पहले वाले चैप्टर के जो दिए थे वो सारे आपको करने हैं। और प्रीवियस चैप्टर का तो कुछ सीन ही नहीं है, मतलब यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के प्रैक्टिस पेपर में देने का प्लान कर रहा हूँ, दूंगा आपको। जीपीके जो दिया है क्लास में, ये भी आपके लिए डेली होमवर्क क्वेश्चन है, ये करना है। और जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज जरूर रिवाइज करिए, और जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उन क्वेश्चंस को एक बार फिर से सॉल्व करिए, ठीक है। तो इसी के साथ करते हैं आज के सेशन को एंड, मिलेंगे जल्द ही किसी ने टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।